नमस्कार। मनोविज्ञान विषय की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पर्सनैलिटी वाले टॉपिक को पढ़ रहे हैं, व्यक्तित्व क्या होता है इसके विषय में पढ़ रहे हैं। और इसके विषय में जानते हुए हमने अभी तक जाना कि व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व को कितने प्रकारों में बांटा गया है और किस आधार पर बांटा गया है। उसके बाद में हमने व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में चर्चा की। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि क्या व्यक्तित्व को मापा जा सकता है और यदि हाँ, तो किन किन विधियों के आधार पर व्यक्तित्व का मापन किया जा सकता है। व्यक्तित्व का मापन से तात्पर्य क्या है, इस सब पर चर्चा करने से पहले हमारे लिए ये जानना आवश्यक हो जाता है कि व्यक्तित्व के मापन से तात्पर्य क्या है, क्या आशय है। व्यक्तित्व की माप से तात्पर्य व्यक्तित्व के शील गुणों के बारे में पता लगाकर यह निश्चित करना होता है कि ये शील गुण कहाँ तक संगठित या असंगठित हैं। मतलब कौन कौन से शील गुण किस व्यक्ति में अधिक सक्रिय हैं और क्या ये एक दूसरे से संगठित हैं अथवा संगठित नहीं हैं। व्यक्तित्व मापन के सैद्धांतिक व व्यावहारिक उद्देश्य हैं। सैद्धांतिक उद्देश्य से तात्पर्य है कि यदि हम इन्हें समझना चाहें कि व्यक्तित्व को किस तरह से मापन किया जा सकता है, तो हमें सबसे पहले उसे सिद्धांत रूप में समझना होगा कि हम किस प्रकार से व्यक्तित्व को माप सकते हैं। साथ ही ये केवल सिद्धांत रूप में ही प्रचलन में नहीं है, इसे हम व्यावहारिक रूप से भी एक तरह से कार्य रूप में परिणित कर सकते हैं कि व्यक्तित्व को मापने के बाद में उसका उद्देश्य क्या है। विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को व्यक्तित्व के संदर्भ, व्यक्तित्व के विषय में जान करके उन्हें हम निर्देशित कर सकते हैं कि आपका व्यक्तित्व इस प्रकार का है, इसलिए आप इस प्रकार के क्षेत्र में अधिक श्रेष्ठ अपना दे पाएंगे। अथवा आपके व्यक्तित्व में इस तरह की विशेषताएं क्योंकि निम्न हैं, इसलिए आपके लिए इस तरह के क्षेत्र में सफलता की संभावना अपेक्षाकृत कम है। तो व्यक्ति जब अपने व्यक्तित्व के विषय में जान लेता है तो व्यावहारिक रूप में वो उसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता हो सकती है तो वो सुधार कर सकता है। और सुधार के साथ ही अपने व्यक्तित्व के जो उसकी विशेषताएं हैं उनके आधार पर अपना द बेस्ट देकर वो किसी क्षेत्र विशेष में बहुत अच्छा कर सकता है। उसके साथ ही जब हम व्यक्तित्व की बात करते हैं तो व्यक्तित्व मापन से व्यक्तित्व विकास तथा उसके स्वरूप से संबंधित बहुत से ज्ञान प्राप्त होते हैं। व्यक्तित्व मापन के आधार पर व्यक्तिगत कठिनाइयों को दूर करने में मदद मिलती है। साथ ही व्यक्तित्व मापन से उत्तरदायी पदों के लिए योग्य व्यक्ति के चयन में सहायता मिलती है। किस प्रकार के जॉब के लिए किस तरह के व्यक्ति उपयोगी हो सकते हैं, यदि हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विषय में समझ लेते हैं तो उसके बाद में हम उसे ये निर्देशित कर सकते हैं कि आपके लिए इस तरह के क्षेत्र अधिक उपयोगी हैं, इन क्षेत्रों में आपकी सफलता की अधिक संभावना है और इस तरह के क्षेत्रों में आपकी सफलता की संभावना अपेक्षाकृत कम है। व्यक्तित्व मापन के विषय में जब हम बात करते हैं तो व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियों या परीक्षणों को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। वे 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है व्यक्तित्व आविष्कारिका, दूसरा प्रक्षेपीय विधियाँ और तीसरा प्रेक्षण विधियाँ। इन्हीं को हम इंग्लिश में कह सकते हैं। पहली हैं पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज, दूसरी प्रोजेक्टिव टेक्टिक्स
या प्रोजेक्टिव मेथड्स, और तीसरी ऑब्जर्वेशनल मेथड्स। प्रक्षेपीय विधियाँ और प्रेक्षण विधियाँ ये दोनों ही भिन्न हैं। इनके विषय में विस्तार से हम आगे चर्चा करेंगे। तो इन 3 प्रकार की विधियाँ मुख्य रूप से हैं जिनके आधार पर हम व्यक्तित्व का मापन कर सकते हैं। इसी के साथ ही कुछ आत्म प्रतिवेदन विधियाँ भी हैं। आत्म प्रतिवेदन से मतलब है जिसमें कि हम अपने विषय में या दूसरे व्यक्तियों के विषय में स्वयं बता रहे हैं या अपनी विशेषताओं के विषय में हम स्वयं बता रहे हैं। तो आत्म प्रतिवेदन मापक व्यक्तित्व का वस्तुनिष्ठ तथा मात्रात्मक मूल्यांकन करता है। ऑब्जेक्टिव है ये और साथ ही इसमें क्वांटिटेटिव भी है। आत्म प्रतिवेदन प्रश्नावलियों में अनुक्रिया उन्मुखता का प्रभाव देखा जाता है। अनुक्रिया उन्मुखता से मतलब है कि आप अनुक्रिया किस प्रकार से करते हैं, इसके आधार पर आपके व्यक्तित्व के विषय में पता लगाया जाता है। व्यक्तित्व के आत्म प्रतिवेदन मापकों में कई प्रकार के शाब्दिक पद सम्मिलित रहते हैं। ये मापन किए जाने वाले शील गुणों के बारे में मात्रात्मक सूचना प्रदान करती हैं। क्यू सॉर्ट में व्यक्ति के शील गुणों का मापन मूल्य निर्धारण मापनी के द्वारा किया जाता है। अब आपको लगेगा कि ये क्यू सॉर्ट टेक्निक क्या है। क्यू सॉर्ट टेक्निक एक तरह की रेटिंग स्केल है जिसमें कि हम विभिन्न व्यक्तियों को उनकी विशेषताओं के आधार पर उनकी रेटिंग करते हैं। इसे बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हैं कि सपोज अगर आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं और वहाँ 10 बच्चे हैं, तो मैं कहूँ कि इन 10 बच्चों में आप किस बच्चे को ये मानते हैं कि ये सबसे ज़्यादा आज्ञाकारी बच्चा है, तो इस आधार पर आप इनकी रेटिंग कीजिए। तो आपने उन बच्चों की रेटिंग, जो 10 बच्चे हैं, उनकी रेटिंग 1 से 10 के आधार पर की कि ये सबसे ज़्यादा आज्ञाकारी है और ये सबसे कम आज्ञाकारी है। तो इस तरह की विधियों को हम क्यू सॉर्ट टेक्निक कह सकते हैं। तो विशेष रूप से इसका उपयोग आत्मवर्णन तथा संबंधों के वर्णन के लिए किया जाता है कि मैं अपने विषय में कुछ बताऊं या अपने दूसरे व्यक्तियों से मेरे रिलेशंस किस प्रकार के हैं, इसके विषय में मैं इसके आधार पर बता सकती हूँ। तो इस प्रकार की जो विधि है उसे हम आत्म प्रतिवेदन विधि कह सकते हैं। उसके बाद में मैंने आपको 3 क्लासिफिकेशन अभी बताए थे व्यक्तित्व आविष्कारिका। तो व्यक्तित्व आविष्कारिकाओं की जब हम बात करते हैं तो पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज़ की बात करते हैं। तो पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज़ में बहुत तरह की पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज़ बनी हुई हैं, लेकिन इसमें सबसे उपयोगी जो कही जा सकती हैं वो उनके विषय में मैंने आगे बताया है। इसमें सबसे पहली है माइनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। इसमें जो माइनेसोटा लिखा हुआ है, इसमें कहीं आपको बुक्स में मिनेसोटा मिलेगा, कहीं माइनेसोटा मिलेगा, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। इसमें इन दोनों का ही तात्पर्य मिनेसोटा से ही है, क्योंकि जो इनका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है वो अलग अलग तरीके से नाम का किया जा रहा है। तो किसी ने इसे माइनेसोटा बोला है और किसी ने इसे मिनेसोटा बोला है। दूसरे प्रकार की है कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल आविष्कारिका, और उसके बाद बेल समायोजन आविष्कारिका या बेल एडजस्टमेंट इन्वेंट्री, और कैटल 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली। कैटल की 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली के विषय में मैंने आपको इससे पहले भी बताया है जब मैंने आपको शील गुणों की चर्चा की थी, और मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री के विषय में भी व्यक्तित्व के प्रकारों की चर्चा करते समय इनका जिक्र मैंने आपसे किया था। यहाँ एक एक करके हम इन इन्वेंट्रीज़ के विषय में ले लेते हैं कि ये इन्वेंट्रीज़ क्या बताती हैं। मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री या अनुसूची, यहाँ मिनीसोट लिख गया है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, तो मिनीसोटा है ये मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी अनुसूची या इन्वेंट्री। इसका निर्माण हाथवे और मैकलेने ने किया। मिनेसोटा मल्टीफेजिक व्यक्तित्व अनुसूची का विकास मनोचिकित्सीय निदान के लिए 1940 में किया गया। मनोचिकित्सकीय निदान से तात्पर्य है कि जो आपकी मानसिक प्रॉब्लम्स हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए या उन समस्याओं के जानने के लिए कि वे किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, इस
इन्वेंट्री का निर्माण किया गया था और इस इन्वेंट्री का निर्माण 1940 में किया गया। बाद में अनुसंधानों में मनोरोगों का पता लगाने के लिए तथा विभिन्न प्रकार के समूहों में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। इसका परिवर्तित रूपांतरण MMPI-2, जिसका प्रकाशन 1989 में हुआ, में 10 उप परीक्षण हैं। इनमें 567 स्वीकारात्मक प्रकार के कथन दिए गए हैं, जिनके प्रति सही गलत में से चुनकर अनुक्रिया देनी होती है। MMPI-2 10 उप मापनियों के लिए प्राप्तांक प्रदान करती है। तो इस MMPI की जब हम बात करते हैं तो इसमें ये 10 भागों में विभक्त है। इसमें सब परीक्षण हैं, उप परीक्षण हैं, मतलब ये 10 छोटे छोटे उप परीक्षणों से को मिला करके मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री निर्मित हुई है। मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री के 10 क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला है रोग भ्रम, कि मुझे कोई किसी प्रकार की बीमारी है, इस प्रकार का भ्रम। दूसरा है विषाद। तीसरा है रूपांतरित हिस्टीरिया, मनोविकृति विचलन, फिर पुरुषत्व नारीत्व, स्थिर व्यामोह, मनोदौर्बल्यता, मनोविदलता, अल्पोन्माद और सामाजिक अंतर्मुखता। इस प्रकार से इस परीक्षण को 10 उप परीक्षणों में बांटा गया है और इसमें कुल मिलाकर के 536 स्टेटमेंट्स हैं, जिनका उत्तर परीक्षार्थी को देना होता है और उसके आधार पर इन सभी विषयों में, इन सभी 10 उप परीक्षणों के माध्यम से उसके निदान संबंधी, निदान से तात्पर्य है यहाँ पर उसके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके विषय में जानकारी एकत्रित की जा सकती है। उसके बाद में है आइजिंक व्यक्तित्व अनुसूची। इस परीक्षण का विकास आइजिंक द्वारा सांवेगिक स्थिरता अस्थिरता के मापन के लिए किया गया था। आइजिंक व्यक्तित्व के 2 मूलभूत आयामों अंतर्मुखता बहिर्मुखता, इसके विषय में भी मैंने आपको चर्चा की है जब मैंने शील गुणों के विषय में, आप पर्सनैलिटी व्यक्तित्व टाइप्स के विषय में जब आपको बताया है, व्यक्तित्व के प्रकारों के विषय में बताया है। तो इसमें से जो मूलभूत आयाम हैं वो हैं अंतर्मुखता बहिर्मुखता और सांवेगिक स्थिरता अस्थिरता का मापन ये मापनी करती है। इस आयाम में व्यक्तित्व के 32 शील गुण शामिल हैं। बाद के शोध में आइजिंक ने एक तीसरे आयाम की भी पहचान की जिसे मनोविक्षिप्तता कहा गया। इसका संबंध मनोव्याधि से है। मानसिक जो व्याधियां हैं, मानसिक जो रोग हैं, उनसे विशेष रूप से इसका संबंध है। इसमें दूसरों के लिए भावहीन अंतर्क्रिया में कठोरता और सामाजिक परंपराओं को न मानने की प्रवृत्ति सम्मिलित है। यहाँ हम जब बात करते हैं अंतर्मुखता बहिर्मुखता या सांवेगिक स्थिरता अस्थिरता की, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक ही एक्सिस पर इन दोनों को 2 सिरों के आधार पर मापा जा सकता है। अगर हम एक सिरे पर कहें कि अंतर्मुखता है तो दूसरे सिरे पर बहिर्मुखता होगी। एक सिरे पर हम कहें सांवेगिक अस्थिरता है तो दूसरे सिरे पर सांवेगिक स्थिरता होगी। और इसके बीच की जो स्थिति है वो सामान्य की स्थिति होगी कि जब व्यक्ति में दोनों की मिली जुली विशेषताएं शामिल होंगी। तो आइजिंक व्यक्तित्व अनुसूची को इस रूप में जाना जा सकता है। उसके बाद में है 16 कारकीय व्यक्तित्व अनुसूची। इस व्यक्तित्व अनुसूची का निर्माण और मानकीकरण कैटल ने 1956 में किया। ऐसे मैंने व्यक्तित्व प्रकारों के विषय में बताते समय आपको विस्तार से इसका वर्णन किया है। कैटल ने 16 शील गुणों में 3 तरह के प्रमुख शील गुणों यानी चित्त प्रकृति शील गुण, क्षमताशील गुण तथा गत्यात्मक शील गुण का समावेश किया है। इस प्रश्नावली में सम्मिलित किए गए सभी 16 शील गुण द्विध्रुवीय हैं। कैटल की 16 कारकीय व्यक्तित्व अनुसूची द्वारा अनुसूची एक बहुविकल्पीय परीक्षण है जिसमें विभिन्न विकल्पों में से एक को चुनकर परीक्षार्थी को एक विशिष्ट परिस्थिति के प्रति अनुक्रिया देनी होती है। इसका उपयोग हाई स्कूल के विद्यार्थियों से लेकर वयस्कों तक के लिए किया जाता है। 16 मूल कारक को स्रोतशील गुणों का मापन करते हैं तथा 4 द्वितीय क्रम के
मापक भी हैं। इस परीक्षण का उपयोग कैरियर निर्देशन, व्यावसायिक परामर्शन आदि के लिए किया जाता है। हम कैरियर का किस तरह से चयन कर सकते हैं और किस तरह के व्यवसाय को हम चुन सकते हैं, तो कैरियर निर्देशन और व्यावसायिक परामर्शन आदि के लिए भी इस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में है प्रक्षेपीय विधियाँ। प्रक्षेपीय विधियों में मुख्य विधियाँ विशेष रूप से साहचर्य परीक्षण, संरचना परीक्षण, वाक्यपूर्ति परीक्षण, चयन या क्रम परीक्षण और अभिव्यंजक परीक्षण हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो प्रक्षेपीय प्रविधियों को हम मुख्य रूप से 5 भागों में बांट सकते हैं। इसमें से साहचर्य परीक्षणों में बहुत सारे परीक्षण हैं, जैसे शब्द साहचर्य परीक्षण, रोशा परीक्षण, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, बाल समायोजन परीक्षण और रोजेनवेग तस्वीर कुंठा अध्ययन विधि आदि। इस प्रकार के बहुत सारे उप परीक्षणों में इनको बांटा गया है। इसमें शब्द साहचर्य परीक्षण में बहुत तरीके के परीक्षण शामिल हैं। यहाँ हम इन सभी के विस्तार से चर्चा न करते हुए कुछ प्रमुख परीक्षणों की आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि ये है क्या, प्रक्षेपी प्रविधियाँ हैं वो क्या हैं। विविध प्रकार के परीक्षणों के माध्यम से जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम प्रेक्षण तकनीकों का उपयोग करते हैं, कुछ परीक्षणों का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार से जब व्यक्ति के विषय में हमें जानना होता है तो उसमें साक्षात्कार है, प्रेक्षण है, मूल्य निर्धारण है, परिस्थिति परक परीक्षण है। इस प्रकार से बहुत सारे परीक्षणों का उपयोग हम करते हैं जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व के विषय में हम जान सकते हैं। और इन आंकड़ों के इनसे जो एकत्रित आंकड़े हैं उनके आधार पर हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के संबंध में कथन कर सकते हैं। उसके बाद में है प्रक्षेपीय तकनीकें क्या है। अभी मैंने आपको बात की थी प्रक्षेपीय या प्रोजेक्टिव टेक्निक की। तो प्रक्षेपीय तकनीक या प्रोजेक्टिव टेक्निक्स किसे कहते हैं। प्रक्षेपीय तकनीकों का विकास व्यक्ति में निहित अचेतन प्रेरकों एवं भावनाओं का आकलन करने के लिए हुआ। उसके व्यक्तित्व के अचेतन में जो चीज़ें हैं और अचेतन में जो पड़ी हुई चीज़ें हैं किसी भी व्यक्ति को परेशान करती हैं या उसके व्यक्तित्व में एक लक्षण के रूप में दिखाई देती हैं, उन सब के विषय में हम इन विधियों के माध्यम से पता लगा सकते हैं। इस तकनीक में व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जा सकता है। ये तकनीकें इस अभिग्रह पर आधारित हैं कि जब किसी व्यक्ति को किसी अस्पष्ट उद्दीपक पर सार्थकता थोपने के लिए विवश किया जाता है तो अनुक्रियाओं में उस व्यक्ति की भावनाओं, इच्छाओं तथा आवश्यकताओं का प्रक्षेपण या प्रतिबिंबन होता है। जब हम किसी से कहते हैं कि आप इस विषय में कुछ तो बोलिए, तो जब वो बोलता है तो अपने सोच के आधार पर बोलता है। उसके अचेतन में जो चीज़ें हैं या जो चेतन स्तर पर जो चीज़ें चल रही हैं उन चीज़ों के आधार पर वो व्यक्ति उसके विषय में बताता है, एक्सप्लेन करता है। तो ये प्रक्षेपण परीक्षार्थी द्वारा किए गए साहचर्य, संरचना, परिपूर्ति, व्यवस्था, चयन तथा अभिव्यक्ति में स्थित होते हैं। अधिक उपयोग में आने वाले प्रक्षेपी परीक्षणों में रोशा स्याही धब्बा, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, उसी को कथानक अवबोध परीक्षण भी कहा जाता है या थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट भी कहा जाता है, वाक्यपूर्ति परीक्षण, रोजेनवेग का चित्रकुंठा परीक्षण तथा व्यक्ति आरेख परीक्षण आदि सम्मिलित हैं। तो प्रसंगात्मक बोध परीक्षण क्या है। इनमें मैंने पीछे जो आपको विभिन्न प्रकार की विधियां बताई उन्हीं में से प्रसंगात्मक बोध परीक्षण या थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट है। प्रसंगात्मक बोध परीक्षण का जो विकास मरे और मॉर्गन ने वर्ष 1935 में किया। इसमें 30 चित्रों की एक श्रृंखला तथा एक खाली कार्ड सम्मिलित है। इसमें एक A4 साइज़ के कुछ चित्र बने हुए हैं, कुछ कार्ड्स हैं और उन कार्ड्स पर चित्र बने हुए हैं। इन चित्रों का टोटल नंबर 30 है और एक कार्ड है जो कि पूरी तरह से प्लेन है, उसमें कहीं भी कोई भी चित्र नहीं बना हुआ है। कुछ कार्डों का उपयोग वयस्क
पुरुषों पर किया जाता है जिस पर M लिखा हुआ है, कुछ का वयस्क महिलाओं पर जिस पर F लिखा हुआ है। उन कार्ड्स में जो चित्र बने हुए हैं उनमें पीछे M या F लिखा हुआ है। M फॉर मेल और F फॉर फीमेल। कुछ का बालकों मीन्स बॉयज़ पर, तो उस पर B लिखा हुआ है, और कुछ का बालिकाओं पर जिन पर G लिखा हुआ है। तथा कुछ का संयुक्त रूप से उपयोग होता है। संयुक्त रूप से का मतलब है यहाँ पर कि जो बालक बालिकाओं या मेल फीमेल सब पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इनमें से 20 कार्ड हर परीक्षार्थी के लिए उपयुक्त होते हैं। एक व्यक्ति को 20 कार्ड्स दिखाए जा सकते हैं और उन 20 कार्ड्स के आधार पर उसके व्यक्तित्व के विषय में जाना जा सकता है। एक समय में एक कार्ड को प्रस्तुत किया जाता है। एक एक करके कार्ड प्रस्तुत किए जाते हैं और लास्ट में उसे जो प्लेन वाला कार्ड है उस पर पूरी तरह से इमेजिनेशन के आधार पर एक स्टोरी लिखने के लिए कहा जाता है। जो कार्ड जिन पर चित्र बने हुए हैं, जो महिलाओं, पुरुषों, बालक बालिकाओं के लिए हैं, उन पर भी चित्र बने हुए हैं और उन चित्रों पर आधारित स्टोरी लिखने के लिए परीक्षार्थी से कहा जाता है। परीक्षार्थी जो स्टोरी लिखता है उसके आधार पर उसकी आवश्यकताओं, उसके अंतर्द्वंद्वों आदि का पता लगाया जाता है। इसी में दूसरा है चित्रात्मक कुंठा परीक्षण। इस परीक्षण का विकास रोजेनविग ने किया। इसमें कुंठा और आक्रामकता पर विशेष ध्यान देते हुए कार्टून चित्र बनाए गए हैं जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कुंठा का भाव पैदा करता दिखाया गया है। इन चित्रों के प्रति परीक्षार्थी को जो प्रतिक्रियाएं देता है उनका विश्लेषण आक्रामकता के प्रकार और दिशा के आधार पर किया जाता है। ये हैं अवरोध का प्रभुत्व और आवश्यकता पूर्ति की आकांक्षा। आक्रामकता की दिशा वातावरण में विद्यमान बाह्य कारकों की ओर या स्वयं की ओर उन्मुख हो सकती है अथवा परिस्थिति की अनदेखी करके कुंठा के प्रति उदासीनता के रूप में हो सकती है। परीक्षार्थी को प्रत्येक कार्ड पर बने चित्र को देखकर चित्र के भूत, वर्तमान और भविष्य के संदर्भ में एक स्टोरी लिखनी होती है। इस प्रकार प्राप्त कहानी के कथानक का विश्लेषण किया जाता है। जो कथानक या कहानी जो परीक्षार्थी ने लिखी है उसका विश्लेषण किया जाता है। रोजेनविग चित्रात्मक कुंठा परीक्षण में 24 कार्टून चित्र होते हैं जिनमें 2 व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार की कुंठा पैदा करने वाली परिस्थिति में दिखाया जाता है। परीक्षार्थी को इन परिस्थितियों के संबंध में अनुक्रिया देनी होती है। अनुक्रिया मीन्स रिस्पॉन्स, कि वो क्या कर रहा हो सकता है और किस प्रकार से रिस्पॉन्स करेगा, और इस अनुक्रिया का विश्लेषण किया जाता है। तो ये है चित्रात्मक कुंठा परीक्षण। तीसरा परीक्षण है रोरशाह स्याही धब्बा परीक्षण। इन सभी पर शॉर्ट नोट भी कई बार लिखने के लिए आता है या आपसे पूछा जा सकता है कि रोरशाह स्याही धब्बा परीक्षण के विषय में बताइए, या प्रसंगात्मक बोध परीक्षण क्या है इसके विषय में बताइए। तो आपको इस परीक्षण में कितने कार्ड हैं और किस प्रकार का परीक्षण है ये सब के विषय में बताना है। रोरशाह का स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण स्विट्जरलैंड के विख्यात मनोरोग चिकित्सक हर्मन रोरशाह ने 1921 में किया। रोरशाह स्याही धब्बा परीक्षण में 10 समरूपी स्याही धब्बे सम्मिलित हैं। उनमें से 5 सफ़ेद और काले हैं तथा 5 में कुछ रंगों का उपयोग हुआ है। ये धब्बे 7x10 इंच के आकार वाले सफ़ेद कार्डबोर्ड के टुकड़ों पर केंद्र में छपे हुए हैं। ये धब्बे मूलतः कागज़ के एक टुकड़े पर स्याही गिराकर, अगर आप कागज़ का एक टुकड़ा लें और उस पर कुछ स्याही गिराएं और उस कागज़ के टुकड़े को फिर फोल्ड कर दें तो उससे जो आकृति बनेगी ये आकृतियाँ उस रूप में बनी हुई हैं। ये कार्ड सामान्यतया किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से दिखाए जाते हैं। इस परीक्षण के द्वारा मौलिक व्यक्तित्व संरचना के ज्ञानात्मक, क्रियात्मक तथा भावात्मक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। अचेतन मन में दमित इच्छाओं, भावनाओं, प्रेरणाओं एवं विकारों को इस परीक्षण के धब्बों के माध्यम से शब्दों में प्राप्त किया जा सकता है। तो उस आकृति में आप किस आकृति का प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं, क्योंकि आकृति कोई भी स्पष्ट नहीं है, तो वो आकृतियाँ उसको परीक्षार्थी को दिखाई जाती हैं और आकृतियों में से क्या चित्र दिखाई दे रहा है, किस प्रकार की आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं, उन आकृतियों के आधार पर विश्लेषण करके और फिर उसके
व्यक्तित्व के विषय में पता लगाने का प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो ये प्रक्षेपी प्रविधियाँ थी। उसके बाद में है प्रेक्षण विधियाँ। प्रेक्षण विधियाँ क्या हैं? प्रेक्षण विधियों की जब हम बात करते हैं तो प्रेक्षण से मतलब है ऑब्जर्वेशन या जिसे कहा जाए देखना। तो प्रेक्षण विधि वह विधि है जहाँ एक प्रेक्षक या ऑब्जर्वर व्यक्ति की क्रियाओं का ध्यानपूर्वक प्रेक्षण एक नियंत्रित परिस्थिति या एक वास्तविक परिस्थिति में करता है तथा फिर उनकी क्रियाओं में लेखा जोखा का विश्लेषण कर उसके व्यक्तित्व के बारे में निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो प्रेक्षण विधियाँ क्या हैं? जब हम किसी व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण करते हैं और निरीक्षण करने के आधार पर हम किसी निष्कर्ष विशेष पर पहुंचते हैं। इसमें मुख्य रूप से दो तरह की विधियां सम्मिलित होती हैं। पहली है रेटिंग मापनी और दूसरी है साक्षात्कार मापनी। रेटिंग मापनी क्या है? रेटिंग मापनी एक ऐसी मापनी है जिसके सहारे व्यक्तित्व के शील गुणों के बारे में लिए गए निर्णय को कुछ श्रेणियों में रिकॉर्ड किया जाता है। इस मापनी में कुछ संख्यात्मक श्रेणियां होती हैं, जैसे 3, 2, 1, 0, 1, -2, -3। इस प्रकार से कुछ श्रेणियां बनी हुई हो सकती हैं या फिर कुछ आलेखीय श्रेणियां या ग्राफिक कैटेगरीज बनी होती हैं। इन श्रेणियों का खास अर्थ होता है और जो भी ऑब्जर्वर है वो रेटर के व्यक्तित्व को मापे जाने वाले व्यक्तित्वशील गुणों के बारे में निर्णय कर अपनी प्रतिक्रिया इन श्रेणियों के माध्यम से व्यक्त करता है। बाद में ऐसे किए गए निर्णयों का सांख्यिकीय विश्लेषण किया जाता है तथा फिर व्यक्तित्व के बारे में एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। व्यक्तित्व मापनी की रेटिंग की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि रेटिंग स्केल विश्वस्त या साउंड मापनी हो, जिसे रेटर भली प्रकार समझ सकता हो और उन व्यक्तियों से भली प्रकार से परिचित हो जिन व्यक्तियों के विषय में अध्ययन किया जा रहा है। तभी इससे प्राप्त निष्कर्ष सही निष्कर्षों की श्रेणी में आते हैं। दूसरी है साक्षात्कार विधि। व्यक्तित्व मापन में साक्षात्कार का प्रयोग सर्वाधिक होता है। साक्षात्कार मीन्स इंटरव्यू। हम किसी व्यक्ति का जब इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो हम उससे विभिन्न प्रकार के प्रश्न करते हैं और उन विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का वो किस प्रकार से उत्तर देता है, केवल हम उसके शाब्दिक उत्तरों पर ही सीमित नहीं रहते हैं। उसके हाव भाव, उसके जो एक्सप्रेशंस हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज है, इस सभी को भी उस समय साक्षात्कार लेते हुए साक्षात्कारकर्ता नोट करता है, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज इस विषय में बता देती है कि आप जो आंसर दे रहे हैं वो सही होगा या नहीं होगा, या आप किसी प्रश्न का उत्तर सही प्रकार से देना चाहते हैं अथवा उसका उत्तर कुछ घुमा फिरा करके दे रहे हैं। तो आपके जो एक्सप्रेशंस हैं या आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो इन सब के विषय में बता देती है। तो यहाँ केवल हम शाब्दिक रूप से जिस भी व्यक्ति का साक्षात्कार लिया जा रहा है उसके शब्दों पर ही हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होता या उसके दिए गए उत्तरों पर ही हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होता, अपितु उसकी बॉडी लैंग्वेज तथा उसके हाव भाव भी इसमें शामिल होते हैं, जिससे कि उसके दिए गए उत्तरों की वास्तविकता के साथ उसे सहसंबंधित किया जा सके। तो इस प्रकार से इतनी जो उपरोक्त विधियां बताई गई हैं, ये उपरोक्त सभी विधियां विशेष रूप से किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करने के लिए मुख्य रूप से प्रचलन में हैं और इन सभी विधियों का मापन करके हम किसी भी व्यक्ति को उसके भविष्य के संदर्भ में निर्देशित कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं और उसके व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए भी उसे निर्देशित कर सकते हैं। साथ ही भविष्य में वो किस तरह के चीज़ों का चयन करे, इस विषय में भी हम उसे परामर्शन या निर्देशन दे सकते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।